हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे। दोस्तों, आज हम एक एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। सिलेबस को 10th क्लास की आरटी यानी आज उसका पहला चैप्टर लाइव सेशन के बाद आज हम इस पूरे चैप्टर का नाम यानी चैप्टर का नाम रियल नंबर वास्तविक है। चैप्टर के बारे में बिल्कुल एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। आप निश्चित रहिएगा दोस्तों, चैप्टर के बारे में आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा इस बात की गारंटी। तो आज से हम इस क्लास की बात कर रहे हैं, इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम से आने से पहले पहले तक सारे कोर्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंदाज में कवर कर दिया जाएगा और साथ साथ में वो चीजें बताई जाएंगी जो चीज यानी आपके सिलेबस में। हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सारी चीजें एकदम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें रहने वाला है कि इसका यानी वास्तविक संख्या यानी नंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। अभी तो पहले हम इसका 2 से 3 मिनटों में इसका बेसिक समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ आपके कंसेप्ट की ओर। मैं यहाँ पर एक स्लाइड को ऐड करता हूँ और चीजें आपके यहाँ पर हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्त, आ, जो संख्याएं होती है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहली संख्या जो होती है हमारी यानी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो, यानी इस तरीके से जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में पूर्ण संख्या यानी ऑल नंबर इसे कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह, यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याएं जिनकी स्टार्टिंग 1 2 3 से होती है, इसके साथ में अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, जीरो को भी जोड़ लें, तो ऐसी संख्याओं को हम ऑल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड सुने। आई होप ये बातें भी आपकी क्लियर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले स्टेप लिखता हूँ प्राकृतिक संख्या। दिक्कत हो सकती है, दिनों के बाद लिख रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएं हम बोलते हैं, हम जैसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 फाइनाइट। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, कोई भी इसमें दिक्कत बात नहीं होगी। इसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया है ना। उसके बाद में बात करता हूँ मैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या के बारे में बात करता हूँ। पूर्ण संख्या को यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, 1 2 के बाद में 3 और डैश डैश डैश, ठीक है। तो दो संख्या भी हमने पढ़ी, एक तो प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। कभी आप नहीं भूलेंगे इन दोनों के। बाद में पढ़ेंगे हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, पूर्णांक। पूर्णांक, और इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी गणना कैसे करते हैं हम, कि पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो धन पूर्णांक होता है यानी पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे 1 2 3। वन जो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर ऋणात्मक जो होते हैं, निगेटिव।
ऋणात्मक पूर्णांक जो होते क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे -1, माइनस और माइनस तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से अब हम बात करते हैं इवन नंबर की सम संख्याओं की। सम संख्या किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर नाम भी डाल देता हूँ, ये है और ये हो गया, हो गया और उसके बाद मैं बात करता हूँ यानी सम संख्या, इवन नंबर। मैं साथ-साथ में इंग्लिश वाले बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ, यानी इंग्लिश बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहिएगा। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले स्टूडेंट दोनों को एकदम सही तरीके से कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा। मधु कैसी हैं आप? ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ भई, कैसी हैं आप? सम संख्या, सम संख्या। तो यहाँ पर मैंने 3 नंबरों के बारे में बताया, 3 संख्याओं के बारे में बताया और आज हम चौथी यानी उसके बाद में सम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर वे नंबर होते हैं जैसे 2 4 6 8। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ। सम संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा मधु जी, 2 4 6। देखिए, जैसे कि आपने अभी थोड़ा-सा लेट हुई हैं आप, तो हम आज 10th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसका पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे और पहले चैप्टर में 1.1 को क्लियर करेंगे वाली लाइव सेशन के बाद। हाँ, तो कुछ उससे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या ये हो गई हमारी, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। और बात करता हूँ पांचवे की, यानी यहाँ पर हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। राइटिंग है आप निश्चित 1 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारी चली जाएगी। और उसके बाद में बात करता हूँ मैं किसकी, यानी रैशनल नंबर की, परिमेय संख्या की, है ना। इस सर मैं सुपर टेट की 10 क्लास का मैथ एनसीईआरटी पढ़ने आई हूँ सर। ओके, आप निश्चिंत रहिएगा। पूरी क्लास यानी पूरी 10 क्लास की एनसीईआरटी को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में, जुनून के साथ में, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, बस लगातार क्लास में आते रहिएगा और अपडेट रहिएगा यहाँ से, ठीक है। के बाद में बात करता हूँ मैं यहाँ पर 6 की, यानी विषम संख्या हो गई। उसके बाद में परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। परिमेय तो हम इंग्लिश में रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबरों को परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे जैसे 2/3, 5/4, 7/2, सारे नंबर जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या क्या 5 भी एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 के अपॉन में 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो भी हम P अपॉन Q, चाहे आप इसको माइनस में भी कर सकते हैं तरीके से, माइनस के 4/5, माइनस के 2/4, इस तरीके से भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बाद में बात करता हूँ मैं 7th की, यानी इस वाले की 7 पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबरों को अपरिमेय संख्या, जैसे √2। ये बताइएगा मधु जी, मेरी मतलब राइटिंग सही तरीके से समझ आ रही है या नहीं? अपरिमेय संख्या, राइटिंग अच्छे तरीके से समझ आ रही है या नहीं? जी सर, आ रही है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक कौन सी संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर हम जैसे √2 और √3, बाद में यहाँ पर आपका √8,
और साथ में हम पाई को भी यहाँ पर बता देते हैं, यानी रूट पाई। इस तरीके से संख्याएं होती है, ये हमारी अपरिमेय संख्या। मनीष जी कैसे हैं आप, जरा एक बार कमेंट करके बताओ। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट अंदाज में। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, दो तीन संख्याएं और रह गई, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 7 और 8वां नंबर हमारा आता है अब यहाँ पर प्राइम नंबर, यानी सॉरी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। दो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, बताइए जरा। परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं, संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो परिमेय संख्या है, जो रैशनल है, और जो इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम देखा जाए, दोनों नंबर कौन से होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। बात को आप याद रखें, है ना। नेचुरल यानी रियल नंबर। सर मैं अनअकैडमी से मैथ के लिए सबकी सबसे बोलूंगी आने के लिए, बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हम किसको बोलते हैं, जैसे हमारा 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और उसके बारे में या उसके बाद में माइनस के 2/4 हो गया, और उसके बाद में √3 हो गया। तरीके से बातें समझ आ रही हैं आपको मधु जी, जरा एक बार कमेंट करके बताओ एकदम क्लियर तरीके से। √7 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर पाई हो गया। ये सारे नंबर जो है हमारे वास्तविक संख्या है, यानी परिमेय यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो दोनों ये वास्तविक संख्या। बाद में बात करता हूं मैं यहाँ पर प्राइम नंबर की, यानी अभाज्य संख्या की। नवा नवा पॉइंट। ठीक है, इस वाले स्टेप को, यानी इस वाले लाइन को आप सही तरीके से समझना। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, यानी वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो एक और अपने के अलावा किसी और से ना करती हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे 2 जो हो गया 2, है ना। अब ये 2 जो है, या तो ये 1 से कट रहा है, तो है, या तो ये 1 से कटेगा, यानी इस तरीके से 2 आ जाएगा, है ना। या ये खुद से कटेगा, यानी 2 और डिवाइड में 2 कटेंगे तो इक्वल्स टू 1। या तो ये 1 से कट रहा है, या फिर ये अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से ये नहीं विभाजित होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो एक एग्जाम्पल और मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जैसे 3 3 3, अब ये 3 जो है, या तो ये 1 से कटेगा, 3 इजिकल्स टू 3 आ जाएगा। अब ये या तो ये अपने आप से कटेगा, और डिवाइड में 3 इजिकल्स टू 1, और अपने के अलावा किसी और नंबर से ये नहीं कट रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बात आती है अब भाज्य संख्याओं की कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, मधु जी जरा आप मुझे बताएंगे क्या, लास्ट वाला कंपोजिट नंबर, 10th, सॉरी यहाँ पर मैं इधर साइड में देखता, तो आइए देखते हैं इसको। तो कंपोजिट नंबर वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, यानी एक से और अपने के अलावा, एक से तो कटती ही हैं, अपने से भी कटती हैं, इन दोनों के अलावा किसी और से भी कट जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट, यानी यहां पर मैं लिख भी देता हूं। आ रही बात समझ, बातें क्लियर हो रही है नहीं। भाज्य संख्याएं इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर 10 है, 10 है ना, 10 को अगर मैं 2 से काटता हूँ, तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर आपका 5। 10 जो है वो 2 से कट रहा है, 10 जो है वो अपने आप से भी कट रहा है। ठीक है, अब 10 जो है वो यहाँ पर हमारा 5 से भी कट रहा है, और उसके बाद में 10 जो किसी और से कट रहा है, 5 से भी कटा, 2 से भी कटा, 10 से भी कटा अपने आप से, और यहाँ पर 1 से और कटेगा, यानी 10 डिवाइड में 1 इज इक्वल्स टू 1 से भी कटा, यानी स्वयं, यानी अपने आप के, और अपने आप के, और 1 से, इनके अलावा भी किसी और नंबर से कट है, तो भाज्य संख्या बोलते हैं। आई होप, जैसे 4 6, बिल्कुल बिल्कुल
तो अब ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है, इन कंसेप्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और साथ साथ में नोट भी करते हुए चलिए, ताकि ताकि आप रिवीजन करने में आसानी हो जाए। अब मैं थोड़ी सी बारे में बता देता हूँ, यानी एक स्लाइड को ऐड करके क्या क्या चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे रियल नंबर में, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो एक मिनट का आप वेट कीजिए। कहाँ से हैं आप, ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताओ भाई। में आप टॉपिक को नोट करेंगे, टॉपिक टॉपिक को नोट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, स्प्लिट डिवीजन लामा, स्प्लिट स्प्लिट डिवीजन। और सेकंड इसका जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम, यानी QLID, और उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। आ रही बात समझ, एल्गोरिदम के बाद में तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड, फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, इसको हम गुणनखंड, ठीक है। के बाद में यहाँ पर फोर्थ वाला जो होगा हमारा, HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF और LCM, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग, नोट करते हुए चलना, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर एस आ गया। के बाद में हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऑफ ऑफ अरिथमेटिक। और छठा टॉपिक जो होगा इसमें हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो हम पढ़ चुके हैं ना, RAI ओ, और उसके बाद में यहाँ राइटिंग की बात नहीं। के बाद में यहाँ पर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, आ रही बात समझ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ, सॉरी सर मैं जा रही, मेरी क्लास को टाइम है, सो मच इस क्लास। सुनील जी कैसे हैं आप, जरा एक बार कमेंट करके बताओ भाई। आज हम एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूरी समझो, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। नंबर ठीक है, ये बातें क्लियर एकदम। बिल्कुल सर, उसके बाद में अब हम एक टॉपिक ये वाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात टॉपिक हम आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इक्वलिट डिवीजन लामा, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। देखिए, एल्गोरिथम जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या, कि सुभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विविधन प्रदान करती है। इसका मतलब समझिएगा आप। देखिए, पहले से ही एक स्टेटमेंट प्रूव हुई है, जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर, यानी एक स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव हुई है क्या, जैसे 2 + 2, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ क्या, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। देखिए, यहाँ पर समझो ध्यान से, लामा हम बोलते हैं, यानी एक स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव हुई है, और उससे जो प्रूव हुई है उससे दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करना, इसी को हम लामा बोलते हैं। कोई इसमें बड़ी बात है क्या, जैसे 2 + 2 = 4, और यहाँ पर हम अगर 4 में से, यानी अब इस वाली स्टेटमेंट से जो प्रूव हो गई यहाँ पर 2 + 2 = 4, अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 4 - 2 = 2, तो पहले से ही एक स्टेटमेंट, एक यहाँ पर हमारी सेंटेंस प्रूव हुआ है, और उस वाले सेंटेंस से, उस वाली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करना, इसी को बोलते हैं क्या, लंबा बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी सकता हूँ क्या, एग्जाम्पल के तौर पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है। और मैं इसी को दूसरे स्टेप में बोल सकता हूँ क्या, द सन सेट इन द वेस्ट, सेट इन द वेस्ट, पहले वो यहां से पूरब से निकला, अब निकलने के बाद इसी स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है कि ये सूरज पश्चिम में छिपता है। क्यों, बातें समझ आई है नहीं आई, बिल्कुल सर आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ इस वाले स्टेप में। शब्द एल्गोरिथम नवीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। प्रेमिका एक सिद्ध देखिए, प्रेमी अगर देखें यहाँ पर, इधर एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक सिद्ध हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जो पहले से ही एक कथन सिद्ध हो गया है, तो हम दूसरी उसमें सिद्ध करते हैं, स्टेटमेंट उसी से हम सिद्ध करते हैं जो पहले से सिद्ध हुआ हो। अब मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी इसके बारे में और पढ़ लेते हैं पहले। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, a = bq+r, और यहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन b से छोटा है, b से छोटा है। अब मैं इन सभी के बारे में आपसे बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी क्या, डिवाइड करना तो आता ही होगा, आप सभी से डिवाइड यानी भाग करना तो आता ही होगा। अरे हाँ सर, बहुत आसान है, बिल्कुल आता है। तो आइए पहले हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यानी अगर मैं 7 को यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ कितने, मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, यहाँ पर 2 से, तो आप क्या बोलेंगे, यानी 2 3 6, और माइनस इसको यहाँ से करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बस आप यहाँ पर इसको, अब उसके बाद में आप देखिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं डिवाइजर। तो मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्या, डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, भाजक या विभाजक,
भाजक या विभाजक। ऐसी बातें समझ आ रही होंगी, एकदम आराम आराम से सारी चीजों को एकदम पढ़ते हुए चलेंगे। भाजक या विभाजक के बाद में, उसके बाद में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यानी भाज्य। तो बोलते हैं हम क्या, डिविडेंड। डिविडेंड या इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, भाज्य। तरीके से ये वाले चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद में बोलते यानी, अब यहाँ पर जो इसका आंसर है, यानी इस दो का पहाड़ा जितनी बार हमने पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, क्वेश्चन बोलते हैं। आप याद रखें, QUOTIEN, क्वेश्चन। और हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, इस तरीके से भागफल अब देखिए, ये चीज आप समझ गए हैं ना कि देखिए आर जो होता है, ये जो हमारा शेषफल आया है, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पर आर से इसको दिखाया गया है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, क्यू मतलब क्वेश्चन और बी मतलब डिवाइजर। ठीक है, बी मतलब डिवाइजर, क्यू मतलब क्वेश्चन और ए मतलब डिविडेंड। इस बात को आप याद, तो क्या ये जो लिखा हुआ है ए इज बी क्यू प्लस आर, ये कथन सत्य है? हाँ सर, बिल्कुल सत्य है। कैसे सर, ए का ए क्या है, ए हमारा डिविडेंड है, हमने यहाँ पर सेवेंथ रखा, इजिकल्स टू, ए की जगह सेवेंथ रखा। बी की जगह क्या रखा सर, बी तो डिवाइजर है, और डिवाइजर कितना है इसका, टू। मैंने यहाँ पर टू लिखा, और इनटू इसका जो क्यू है, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, और प्लस के आर का मान कितना है सर, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1। मैंने यहाँ पर जब 1 लिखा, मैंने क्या देखा, 2 3 द 6 और प्लस 1 7, यानी 7 इज तरीके से। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है एकदम सत्य हो चुका। बात को आप याद, भाजक और विभाजक इस तरीके से, मैं आशा करता हूं ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और एकदम धीरे धीरे आप सारी चीजों को एकदम समझ रहे हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। अब हम चलते हैं सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसी, यानी ये चीज आप समझ गए ना, और ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर या तो वो जीरो के बराबर होगा, है ना, या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन इस बी से यानी इस डिवाइजर से छोटा ही होगा। इस बात को आप याद रखिए ना। बी क्या है, बी क्या है यहाँ पर, बी हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा ही होता है। इस बात को आप याद रखिए। यहाँ पर डिवाइजर 2 है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं चलता हूं अब सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर। प्रश्नावली 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे भाई? अरे सर, बहुत ही आसान है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, मैं इस पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इस, यानी 135 और 225, देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, अरे सर, आप एक एग्जाम्पल के तौर से इसको समझा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं क्या, मैं आपसे कहूंगा बाइक लेकर आइएगा, तो क्या आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से कि सर बाइक ऐसे ही चल जाएगी? नहीं कह सकते ना। आप कहोगे कि एक बाइक है, पहले उसकी हमें चाबी लेकर आनी पड़ेगी, और चाबी आने के बाद उसको लगाना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में सेल्फ मारना पड़ेगा, और सेल्फ मारने के बाद में हम क्लच को मतलब उसको दबाएंगे, और उसके बाद में गियर डालेंगे, और गियर डालने के बाद तो छोड़ते हुए चले जाएंगे, और रेस देते चले जाएंगे। यानी एक श्रृंखला है। इस तरीके से हम, यानी एक के पहले ये करना, फिर ये करना, फिर इस तरीके से करना, फिर इस तरीके से करना, ये एक क्या बन गई, ये एक श्रृंखला बन गई। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। कुछ नहीं है, यही है बस एल्गोरिथम। पहले ये काम करना, फिर ये करना, कुछ चरण होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 135 को
यानी 135 को मैं डिवाइड करता हूँ कितने से, 225। ठीक है, तो जब मैं 225 को डिवाइड करता हूँ 100, कितनी बार पढ़ा जा रहा है सर, एक बार पढ़ा जा रहा है, 135 ही कम 100। आई बात समझ? हाँ सर बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कितना बचा सर, यहाँ पर हमारा 225 में से 135 को जैसे ही माइनस करते हैं 90 बचेगा, 90। तो मैंने 90 यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद में फिर इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से सर, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 135 से। 135 इससे नहीं करेंगे, इससे तो कर चुके हैं। अब जो हमारा यहाँ पर जो डिवाइजर है, इससे फिर दोबारा से हम यहाँ पर यानी इस 90 को डिवाइड, यानी इस 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 135 बात पढ़ेंगे हम। कितनी बार पढ़ा जा रहा है, 135 से ऊपर न जाए, नीचे नीचे रहे, 100 यानी 90 ही कम 90, यानी आपका यहाँ पर 90 आ जाए। माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पर 45। ठीक है, 45। अब दोबारा से आप वही चरण, यानी एक इस तरीके से ये हमारा चरण होता है। फिर इसको हम से करेंगे, अब 90 से करेंगे। तो 90 से जैसे ही करते हैं 45 दूनी 90। अब ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया है, यानी रिमाइंडर इसका हमारा 0 आ गया। जो डिविडेंट है वो हमारा 90 है, और इसका जो डिविडेंट मतलब भाज्य, और ये जो होता है हमारा भाजक होता है, जिसको हम इसको हम डिवाइजर भी बोलते हैं, हम क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये चीज़ आपके ज़बान पर रटी हुई होनी चाहिए दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी होगी। यानी अब मैं इसको क्या बोलूँगा, अब मैं इसका जो HCF होगा वो 0 नहीं होगा। इसका HCF ये होगा कि जब हमने इसको पूरा पूरा, यानी पूरा पूरा जब ये कट गया, और डिवाइजर जो बचा हमारा, डिवाइजर ये यही हमारा इसका HCF होगा। इस बात को आप HF इजिकल्स टू तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेकंड वाले क्वेश्चंस की ओर अगर मैं देखता हूं, तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, यानी 38,220। 196 से जब मैं इसको काटता हूँ कितनी बार जाएगा सर, 196 को जब हम 195 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, आइए देखते हैं। 195 कितना आएगा सर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 196। 196 तरीके से 190 कितना बचा आगे। अब यहाँ पर इसको हम माइनस करते हैं तो 1862 बचे, 1862 बचे। 62 बचे। अब हम अब हम क्या काम करते हैं, अब हम फिर दोबारा से इसको काटेंगे। क्यों, अनुज, सुनील और भी स्टूडेंट यहाँ पर, निशी और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आज आए थे क्लास में। क्लास के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मुझे पूरी 1764 राइट करना तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, आप कर भी रहे होंगे। हाँ, और बचेगा कितना, 900। और यहाँ पर फिर इसको करेंगे हम तो 900, यानी इसका जो HCF आ जाएगा 196 होगा। इस बात को आप याद रखें, HCF इक्वल्स टू 196। अब लास्ट वाला जो बचा हुआ है, यानी 800, और इसके बाद में यानी कितने से, 250, जो छोटा वाला है उससे हम डिवाइड करते हैं। कितनी बार पढ़ा जाएगा, बार अगर हम पढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर 65 आ जाए। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही ईजी है। कितना बचेगा यहाँ पर सर, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा, और 8 में से 2 बचा। अब यहाँ पर क्या हो, 102 बचा ना।
बिल्कुल सर। अब हम इसको यानी 102 से डिवाइड करेंगे तो 255। जब मैं 255 डिवाइड करूंगा x से, कितनी बार पढ़ा जाएगा सर? 102 ही कम 204, यानी इसको जब मैं 2 से करता हूं तो आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारा 204 कितना बचा सर? यहाँ पर हमारा बचेगा 51। अब 51 बचा, फिर दोबारा से जिससे हमने पहले जो डिवाइजर था उसको हम यहाँ रखेंगे, यानी उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। 102 102, 51 दूनी 102, यानी 51 दूनी 102। बस दोस्तों, यहाँ पर जीरो जब तक नहीं आ जाता ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी HCF इसका 102 हो जाएगा। HFH, तो लास्ट में डिवाइजर हमारा बचता है उसी, सॉरी यहाँ पर 51, डिवाइजर हमारा कितना बचा? 50। HCF जो हमारा डिवाइजर लास्ट में बचता है उसी को बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ये बात आपको बहुत हो रही होगी मुझे, तो इन तीनों को आप अच्छे से नोट जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6+3 या 6+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां कोई, जहां q है वहां कोई पूर्णांक है। बात को आप याद, ठीक है? सबसे पहला स्टेप, b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? बी क्यू प्लस आर के रूप में है ना, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस 3, बी क्यू प्लस 5, इस तरीके। तो यहाँ पर हमने यानी धनात्मक पूर्णांक माना एक, धनात्मक पूर्णांक माना एक पूर्णांक b इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू। अब हम इसका यानी विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू प्लस आर, 6 प्लस आर, और सम इंटीजर q का मान या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। क्वोशेंट जो होगा, क्वोशेंट है ना, यानी मैं यहां पर लिख भी देता हूं, और सम इंटीजर पूर्णांक, कुछ पूर्णांक q या तो हमारा ये क्या होगा, या तो जीरो बराबर होगा या जीरो बड़ा होगा। क्वेश्चन, बात को आप यहाँ पर r का मान, यानी इस तरीके से r का मान या तो जीरो रखेंगे हम पहले, बाद में r का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर बाद में 2 आएगा, फिर उसके बाद में 3 आएगा, और फिर उसके बाद में r की जगह हम 4 रखेंगे, उसके बाद में हम 5 रखेंगे। क्योंकि 6 तो नहीं रख सकते, चूंकि क्योंकि क्या कि b, देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना? और मैंने एक स्टेटमेंट आपको क्या बताई थी, यहाँ पर ही देखिएगा कि आर जो है वो बी से छोटा होता है, और जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन बी से छोटा ही होता है आर। रिमाइंडर, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हुए तो आप समझेंगे क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, अब की जगह आर की जगह जीरो रखेंगे, फिर फर्स्ट, फिर टू, फिर थ्री, और फिर 5, इस तरीके से रखते हुए चले जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल 6 प्लस आर की जगह क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। फिर उसके बाद में ए इज प्लस, के बाद में ए इज इक्वल टू प्लस के बाद में ए इज बाद में ए इज इक्वल टू
प्लस के 4 बाद में ए इज इक्वल। अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 × 3 के 3 क्यू। हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इंटू 3 क्यू। इंटू 3 क्यू आप लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 × 3 क्यू + 1। टू यहाँ से मैंने लिया कॉमन, और मैं 2 जैसे ही यहाँ पर कॉमन लेता हूँ 6 + 1 ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा एक विषम पूर्णांक है, तो इसको तो हम छूंगे नहीं ना। अब बाद में इसकी करता हूँ जो हमारा सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से 2 को कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर 3 + 1 तरीके से। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक विषम पूर्णांक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सम पूर्णांक की, ठीक है। तो यहाँ से 2 को मैं जैसे ही कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर 3, और ये भी हमारा विषम। अब देखिए जाहिर यहाँ पर क्या हो रहा है, a का मान 6 + 1, a का मान 6 क्यू + 3, a का मान 6 क्यू + 5 यानी यहाँ पर भी हमारा कॉमन आ गया, यानी एक सम पूर्णांक है, ये भी सम पूर्णांक है, ये भी सम पूर्णांक। अब यहाँ पर वो कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें +1 यानी a इज इक्वल +1 और a इज प्लस के 3 और a इज इक्वल टू 5, ये हमारा हैंस प्रूफ हो चुका है, यानी अति सिद्धम हैंस प्रूफ हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चंस भी आप बहुत इजी होंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन की परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ बोलते हैं कॉलम को, और रो होती है रो, तो हम बोलते हैं क्या पंक्ति। पंक्ति कह रहा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है मार्च कर सकते। और यहाँ पर कहा है अधिकतम संख्या। हमने एक यहाँ पर ये स्टेप यानी एक वर्ड पकड़ा हमने यहाँ पर अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, यानी यहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस बात को ध्यान दें कि हम 6 16 को क्या, यानी हम इसमें एचसीएफ का निकालेंगे, तो हम 32 से डिवाइड करेंगे, क्या बैठ रहा था। और हम यहाँ पर इसको किस सॉल्व कर रहे हैं, एचसीएफ जो निकालेंगे हम विभाजन एल्गोरिथम के प्रकार से, यानी उस तरह से हम लेके चलेंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 32 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 19 बार। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 19 बार, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई आप इसमें पढ़िएगा ना, यानी 61 से बाहर ना जाए, 61 से कम रहे, 32 ही कम। आपका यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बचेगा 29, 29, और आपने उतार लिया आगे का ये, ठीक है। अब इसको आपने 9 बार पढ़ा, और 9 बार पढ़ने के बाद कितना आया, 288 आया। 200 तो आपसे आता ही होगा, बहुत आसान है। कितना बचा सर, यहाँ पर हमारा कितना, यहाँ पर 8 बचेगा। 16 में से 8 गए, कितना बचा, 8 बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा। यानी 1 इधर क्या बचेगा हमारा, जीरो बचेगा, यानी 8 में से 8 गया, जीरो बचा, 2। तो अब हम डिवाइड करेंगे। अब इसको हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे, और ये हमारा डिवाइजर।
42। तो हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक, 8 चौक 32। हाँ, ये पूरा पूरा कट रहा है और जब तक काटते रहते हैं जब तक वो ना आ जाए। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा, HF इज राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अब बहुत आसान है, लैंग्वेज वाला था कि आपको एक वर्ड पकड़ा हमें, अधिकतम संख्या यानी महत्तम समापवर्धक यानी HC, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और गया आपकी स्क्रीन पर। अब बहुत ही आसान है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यानी हमें एल्गोरिथम का यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसमें, और ये दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का संकेत। ये मान लीजिए कि दिया हुआ है हमें, ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3+1 3 में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग की और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप a इज पी क्यू प्लस आर, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यानी n इज टू पी क्यू प्लस आर, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि दोस्तों यहां पर b की जगह कितना है, b की जगह यहां पर कितना आ रहा है, कितना सर, यहां पर आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो या तो 0, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होता है, इस बात को आप जानते हैं। b क्या है, b यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर b का मान रख भी देता हूँ, b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या इस b से छोटा होगा, के बराबर नहीं होता है, बात को आप याद रखें। तो और 1 और 2 तरीके से r की जगह इस बात को आप n इज इक्वल्स टू पी क्यू ठीक है। अब जब हम इसका यानी इसका स्क्वायर जब 0 रखेंगे भाई, प्लस के 0 और इनका स्क्वायर करते हैं, 0 तो खत्म हो जाएगा ना हमारा, इस 0 को मैं लिखता ही नहीं हूँ, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। कह रहा है ना वो, कह रहा है कि वर्गों को 3m दर्शाइए कि उन इन वर्गों को, यानी यहाँ पर बोला है देखिए, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिएगा, प्रत्येक का वर्ग करेंगे हम। सबसे पहले हमने 0 रखा है पर वो खत्म हो गया हमारा, तो हमने वर्ग किया है पर वर्ग, और जब हमने वर्ग किया इसका तो यहाँ पर हमारा ये आ गया कितना, 3 3 9। अब 9 क्यू स्क्वायर को क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या, सर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अरे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने क्या देखा कि 3 और इसको आप m मान लीजिएगा, यानी ये 3m हो गया, m के रूप का ये आ गया। के बाद में सेकंड वाले को अगर हम देखते हैं, यानी 3q+1 यानी 1 रखकर चेक करते हैं और +1 और इसका वर्ग करते हैं, चूंकि प्रत्येक का वर्ग करते हैं हम यहाँ पर, और वर्ग करके देखते हैं कि ये एक धनात्मक पूर्णांक यानी 3m+1 3m+, तो यहाँ पर आपका 9q स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस ab प्लस आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्या जाएगा। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, अब ध्यान से इस बात को समझना है, 9q² इसको आप पहले लिखिएगा, प्लस के आपका यहाँ पर आने आ जाना चाहिए, और प्लस के 1 ना। अब आप इस +1 को तो भूल ही जाइएगा, बस इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा 3 बाहर आ रहा है, यानी इस तरीके लिख रहा हूँ, इस तरीके 3 जैसे ही मैंने बाहर लिखा, मेरा ब्रैकेट में क्या बचा, 3 यानी 3 स्क्वायर प्लस, मैंने यहाँ पर लिखा 3 यहाँ से बाहर लिया, और बाहर लेने के बाद मैंने देखा 3 स्क्वायर प्लस के 2 जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार जरा करके बताएं, मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके आपके पास तक, प्लीज़ जरा अनुज, और उसके बाद में और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जरा एक बार कमेंट, जन्म
तो यहाँ तक बातें एकदम स्पष्ट हुई या नहीं हुई? यस सर, बिल्कुल हो गई। प्लस के 1। अब ये जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या है? तो अगर हम m माने, क्या ये 3m प्लस 1 के रूप का ना हो गया? हाँ सर, 3m प्लस 1 के रूप का ये। अब उसके बाद में क्या? उसके बाद में हम 3 प्लस 2 को करते हैं, ये n इज इक्वल्स टू प्लस 2। अब इसका भी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि वो वर्क करने के लिए उसने हमें बोला है संकेत में कि इनमें से प्रत्येक का वर्क कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस आर की जगह 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो है या तो वो 0 के बराबर होगा या वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेकिन बी से छोटा होता है। बी क्या है सर? बी डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब भाज्य, उससे छोटा होता है। बात को आप याद रखें। सॉरी, भाजक। डिवाइजर को भाजक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर क्या, 3q का स्क्वायर यानी ये आपका 9q स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2 इंटू 3q, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी प्लस के 12q आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। इक्वल्स टू, तो मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले 9q स्क्वायर और प्लस के 12q, प्लस के 12q को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद में और प्लस के, क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। अरे हाँ सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ? यहाँ से मैं यानी इस यहाँ से इस यहाँ से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ? यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 3 ना। 3 में कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 4q, और यहाँ पर प्लस के 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है, प्लस के 1, और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, और प्लस 1। अब जरा मुझे बताएं, क्या ये 3 प्लस 1 के रूप का ना हो गया? 3 प्लस के असल में इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि बात आप बहुत अच्छे तरीके, तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट वाले, यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन या आपकी पर अब, और इसमें देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है? b इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर, यानी इस 9 यानी हम 3 लिखेंगे, 3 इस तरीके कि अगर हम 9 को 3 से, चूंकि 9 जो है, अगर हम 9 को किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो इसका मतलब 9 भी 3 से डेफिनेटली, जैसे मैं आपको बताऊं क्या, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 54 मान लीजिएगा, अगर ये 54 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 डिवाइड होगा। और इस बात को आप याद रखें, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, इस बात को आप समझेंगे, हाँ, तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं उसके बाद में यहाँ पर b का मान 3 और उसके बाद में q का मान जो है या तो वो 0 से बड़ा होगा या वो 0 के बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा क्यों? क्वोशिएंट या 0 के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। r का मान कितना हो जाएगा? r इज इक्वल्स टू 2, और यह हमारा 1, यह हमारा 2, क्योंकि b से छोटा ही होता है किसका मान? रिमाइंडर का मान, शेष फल का मान, ठीक है, शेष का मान। तो यहाँ पर हमारा यानी a क्यूब इज इक्वल्स टू a इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब a क्यूब यानी a क्यूब इज टू 3, इस तरीके से a इज ए इजिकल, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, और दोनों का क्यूब करता हूँ, दोनों का मैं करता हूँ, और क्यूब करने के बाद मैं क्या पाता हूँ यहाँ से? ए क्यूब प्लस 2, क्या 9 की 27, 27 क्यूब इजिकल्स टू। अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे सर, 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 9 और यहाँ पर 2, तरीके से मैं इसको लिख, क्या ये 9 ना हो गया? के बाद में बात करता हूँ 9m
1 के रूप 9m और प्लस 1 9m प्लस 1 और मैंने क्या देखा यहाँ पर ए क्यूब यानी इस ए का भी मैं क्यूब करता हूँ और इस यहाँ पर इसका भी क्यूब। अब मैं देखता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सर बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ए क्यूब यानी 3 का होल क्यूब और प्लस के 1 1 का क्यूब 1 होता है प्लस के 3ab यानी 3 क्यूब स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर और प्लस के 3 प्लस के 3 क्यूब और इंटू 3 ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैंने इसको क्या लिखा, मैं इसको सही तरीके से लिख रहा हूँ ए क्यूब 29 क्यू क्यूब 27 क्यू क्यूब और उसके बाद में प्लस वन और उसके बाद में 9 और 9 27 27 क्यू स्क्वायर और उसके बाद में हमारा प्लस 9 क्यू 10 यानी 9 और क्यू। ये चीज़ तो बहुत ही आसान है, आप सभी समझ रहे होंगे इस बात। अब यहाँ पर अगर आप देखें क्या कि मैं इस पूरे स्टेप में से इस 1 को लिखूंगा उधर साइड यानी इस तरीके से लिखता हूँ मैं इसको ए क्यूब इजिकल 27 क्यू क्यूब और इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा यानी प्लस के 27 क्यू स्क्वायर और 9 और प्लस के 1 इसको मैं करता हूँ ब्रैकेट में और यहाँ से कॉमन लेता हूँ कितना सर 9 कॉमन अगर आप यहाँ से लेते हैं ए क्यूब 9 यहाँ पर बचेगा प्लस के स्क्वायर और प्लस के और प्लस के 1। अब क्या ये 9m प्लस 1 के रूप में ना हो गया? हाँ सर, ये 9m की बात भी आप बहुत अच्छे। अब लास्ट वाला एक और रह गया हमारा a इज 3q प्लस 2 प्लस और दोनों तरफ मैं करता हूँ क्या, दोनों तरफ हूँ यहाँ पर q तरीके से। आ रही बात समझ ये नहीं? ये सर आ रही। a क्यूब इज इक्वल का होल कितना होता है? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27 क्यू क्यूब 27 क्यूब यानी a क्यूब प्लस के 1 क्यू स्क्वायर तो 1 क्यू स्क्वायर और प्लस के 36 आपका इजीली आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात। ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर 9 आपने लिया और 3 और प्लस के आपका यहाँ पर 54 क्यू लिखूंगा। 6 9 54 होता है और 9 बाहर लिया तो 6 बचा 6 स्क्वायर और प्लस 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 36 4 क्यों आ गया ना यहाँ पर 4 यहाँ पर हमारा 4 9 36 तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। 9 बाहर ले लिया हमने, हमारा 4 बचेगा 4 क्यू ठीक है 4 क्यू और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके और प्लस 8 लिखेंगे। अब जरा मुझे बताइए क्या ये 9m प्लस के हो गया? तो इस तरीके से हमने इस पूरे सेशन को एंजॉय तरीके से पूरे सेशन में सारे क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में है। मैं आशा करता हूँ ये चीजें ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे होगी। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन। आज की क्लास में हम 1.1 को परफेक्ट अंदाज में तरीके से कंसेप्ट के साथ में समझा है और अगले वाले उसमें यानी अगली वाली क्लास में हम बिल्कुल अच्छे मैं आशा करता हूँ ये पूरा लाइव सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस लाइव सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।